संदेश झूठ से हटके। तो हेमंत सोरेन का जो मामला है वो तो ऑपोजिशन पे सीधा सीधा अटैक है। आपने देखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब असम में थी तो वहां के सीएम सारा काम छोड़कर एक पुलिस वाले की ड्यूटी कर रहे थे कि ये बैरियर हटा दिया, ये बैरियर लगा दो, शंकर देव के इनके अनुष्ठान में मत जाने दो राहुल गांधी को, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम चल रहा है, हम नहीं चाहते उसमें विघ्न पड़े। फिर कुछ लोगों को भेज दिया, गाड़ी के शीशे तोड़वा दिए, फिर ये अफवाह उड़ा दी कि उसमें अराजकता फैलाने वाले तत्व हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और वो सब कुछ कर कर जब वो यात्रा वहां से निकली, मिजोरम, मणिपुर और असम होते हुए, जब वो 26 जनवरी को एंटर की अपना कूच बिहार वेस्ट बंगाल में, तो उसमें बिहार की सत्ता परिवर्तन कर दिया आपने। पहले आपने कर्पूरी ठाकुर को आपने दिया, भारत रत्न की उपाधि दी और उसपे नीतीश कुमार जी ने उनको कांग्रेचुलेट किया और एक दिन बाद ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और 4 बजे कह दिया मेरा शपथ ग्रहण समारोह। गवर्नर का किसी ने पूछा नहीं, बताया नहीं। और यही झारखंड में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो इनको ये अंदेशा था कि ये गिरफ्तारी करेंगे उनके सीएम रहते हेमंत सोरेन, उनको ऑफ गार्ड ले लेंगे, 31 तारीख का टाइम रख दिया और अरेस्ट करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति शासन या तो लागू कर देंगे या उनके एमएलए को तोड़ देंगे, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे और 25 एमएलए के साथ अगर 12 एमएलए और आ जाते हैं तो 32 के साथ उनकी सरकार बन जाएगी, 81 मेंबर की, 42 के साथ 81 मेंबर की जो है असेंबली है, उसमें जो आंकड़ा है वो करीब 42 एमएलए का बनता है। 42 एमएलए जिस पे पास होंगे और कांग्रेस और जेएमएम के पास क्लियर मेजोरिटी है 47 एमएलए। फिर आपने जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें आपने एक पीठासीन अधिकारी को चंडीगढ़ में देखा कि मेयर इलेक्शन में उन्होंने क्या किया। कैमरा व्यू में सब रिकॉर्डेड है, 8 वोट उन्होंने इनवैलिडेट कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 20 वोट थे, बीजेपी के 15 थे, एक एमपी का वोट था, 16 थे और 20 इन पे थे। 1 वोट 2 वोट तो इनवैलिडेट होने समझ में आते हैं और ये वो वोट हैं जो हर साल पड़ते हैं। 5 साल के लिए काउंसलर चुने जाते हैं और हर साल डिप्टी मेयर मेयर अपॉइंट। तो ऐसा तो नहीं है कि जो 3 साल से काम चल रहा था, चौथे साल आते आते वो काउंसलर भूल गए कि वोट कैसे डालना है या स्याही कहाँ लगेगी या टिक मार्क 1 लगेगा कि 2 लगेगा। किस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। अब तो ये भी लोगों को शक पड़ गया है कि 90 करोड़ वोट पड़ेंगे तो उनको पढ़वाएगा कौन? वो पन्ना प्रमुख के कहने पे पड़ेंगे, बूथ मैनेजमेंट के द्वारा प्रचारित होंगे या वाकई ही वो वोट मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी तो विश्व गुरु है और विश्व गुरु तो सब जानता है, उसके पास तमाम साधन रहते हैं, टेक्नोलॉजी उसके साथ रहती है, आर्मी उसके साथ रहती है, ईडी सीबीआई आईटी उसके साथ रहती है, वो कुछ करवा सकता है, किसी को उठवा सकता है। सिविल सोसाइटी के लोगों को आप सीबीआई की इंक्वायरी कराते हैं। हर्ष मंदर यहाँ पे हैं, सिविल सोसाइटी के बड़े प्रमुख प्रखर मेंबर हैं और जब दिल्ली राइट्स हुए 2020 में सबसे आगे हर्ष मंदर थे। उन्होंने कहा भाई लड़ाई मत करो, हिंदू मुसलमान में झगड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये लोग जीत जाएंगे, जो सांप्रदायिकता अराजकता फैलाते हैं वो जीत जाएंगे। उनके घर पे सीबीआई की रेड डलवा दी कल। एक सिविल सोसाइटी के आदमी के पास क्या मिलेगा? और यही कुछ उन्होंने झारखंड में किया, बिहार में किया। मुझे लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डर गई है बीजेपी की सरकार, क्योंकि 100 लोकसभा और 336 विधानसभाएं कवर कर रही है और इनके जो वक्ता हैं उनको इन्होंने सोशल मीडिया चैनलों में भी डाल दिया, क्योंकि आपने देखा लॉकडाउन में प्रमुख मीडिया चैनल पे चलता था, रिपब्लिक टीवी की टीआरपी ज्यादा है, टाइम्स नाउ की ज्यादा है, एनडीटीवी की ज्यादा है, कौन है इसकी टीआरपी ज्यादा? और यही मामला चला करता था, टीआरपी में नंबर 1 जो चैनल होता था उसी की न्यूज लोग देखते थे। और लॉकडाउन में जब किसान आंदोलन हुआ तो ये नोएडा के गोदी मीडिया के धागे खुल गए। लोगों को समझ में आ गया कि ये सिर्फ सत्ता का चुनाव प्रसार करते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं हकीकत से। किसान आंदोलन हो, मनरेगा मजदूरों का आंदोलन हो या आप समझिए वकीलों का हो, पहलवानों का हो, ये कवर ही नहीं करते हैं। ये सिर्फ वो दिखाते हैं जो सरकार दिखाना चाहती है। एक टाइम पे दूरदर्शन होता था, उसको कहा जाता था सरकारी भोंपू है, वो अब गोदी मीडिया हो गया। नोएडा में बैठे सारे चैनल गोदी मीडिया चैनल, जो कि अब सोशल मीडिया प्रखर रूप से हकीकत दिखाता है, असलियत दिखाता है, खबरें दिखाता है।
वीडियो उठाता है, वीडियो दिखाता है, तो लोगों का रुझान सोशल मीडिया की तरफ बढ़ गया कि ये लोग जो बोलते हैं ये कहीं ना कहीं हकीकत दिखा रहे हैं। चाहे हम उनके जैसे ऑर्गेनाइज नहीं हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं है, हम इतने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, या हम अपनी बात को इतने प्रमुख प्रखर रूप से नहीं रख सकते, हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, पर हमारी सिर्फ बात पे लोग हम पे यकीन करते हैं। उनको कहीं ना कहीं ये बात दिल पे लग जाती है कि ये जो कह रहे हैं ये लोग ठीक कह रहे हैं, और उसकी अब वैलिडिटी को समाप्त करने के लिए सोशल मीडिया पे ही सरकार द्वारा प्रायोजित लोग जो हैं उन चैनलों को बदनाम, हम जैसे चैनलों को बदनाम करने के लिए, मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल व्यू। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि एक बेंच जो पहले लॉ कमिश्नर रही गुजरात में, उनकी बेंच में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जा रहे हैं। और यहां मैं अपने दर्शकों को बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब ये होता है कि कौन सी लिस्टिंग, रजिस्ट्री की लिस्टिंग किस कोर्ट में होगी, ये सीजीआई ही डिसाइड कर सकते हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर डिसाइड करते हैं, उनके नीचे लोग काम करते हैं, और सीजीआई की इंस्ट्रक्शन पे ही केसेस लगते हैं। आपने देखा अरुण मिश्रा की कोर्ट में, उससे पहले दीपक मिश्रा की कोर्ट में, उससे पहले रंजन गोगोई की कोर्ट में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स लगाए जाते थे। एक बात जो और कपिल सिब्बल साहब ने कही, वो शायद हम लोग क्योंकि समय के अभाव के रहते पूरी चीज नहीं दिखा पाए, तो उन्होंने एक बात और कही कि भाई जब तुमको रिजेक्ट ही करनी थी एप्लीकेशन, तो तुमने 3 जज की बेंच क्यों बिठाई? भाई सुनवाई होती, डबल बेंच होती, ट्रिपल बेंच होती, तो समझ में आता कि आप सीरियस है मैटर के लिए। आपने दिखावे के लिए 3 बेंच लगा दी, उस पे कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे ये मैटर दे दिया। और ये वही बेंच है बेला त्रिवेदी की कोर्ट की, मैं उनका नाम लेता हूं, उमर खालिद की 21 एडजर्नमेंट हो चुकी, चाहे किसी वजह से हो। कभी प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं होते, कभी बचाव पक्ष के वकील एडजर्नमेंट ले लेते हैं क्योंकि वो और मैटर्स में भी हैं। कपिल सिब्बल उस मैटर में भी उमर खालिद के 21 एडजर्नमेंट हो चुकी हैं। वो लड़का आज 3.25 साल से जेल में। क्यों है? क्योंकि उसने कोई भारत विरोधी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान की किताब हाथ में रख के कुछ ऐसी बातें कर दी जो आज की मौजूदा सरकार मानती है कि वो देश विरोधी बात है। ये उमर खालिद की कहानी। ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। अब आप बताइए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का ये कहता है कि अयोध्या मामले को छोड़कर, जो कि एक आइसोलेटेड बिल्डिंग है जहां पे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, और वो मामला जो है वो 1947 से पहले का है, और 1948 में वहां मूर्तियां थी और वहां पूजा अर्चना हो रही थी। उस मामले को छोड़कर सारी जितनी कोर्ट्स, सारे जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, जैन के मंदिर हैं, उन सब जगहों पे आप ये नहीं कह सकते कि ये पहले मंदिर था आज मस्जिद है, या ये गुरुद्वारा नहीं था पहले यहाँ जैन का मंदिर था, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी आज वहां पे नमाज पढ़ी जाती है। तो वो एज इज वेरियस बेसिस जो स्टेटस 15 अगस्त 1947 को था वही स्टेटस माना जाएगा। इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, इस पे किसी कोर्ट में याचिका नहीं दाखिल हो सकती, इसमें सरकार भी आपकी मदद नहीं कर सकती। पर ज्ञानवापी में क्या हुआ? ज्ञानव्यापी में आपने एक फव्वारे को शिवलिंग बताकर, एक मस्जिद जिसमें नमाज पढ़ी जाती है और जुम्मे पे वहां लोग आते हैं, वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आपने उनका वहां पे वजू खाना बैन करवा दिया कोर्ट के ऑर्डर पे, और वहां पे मस्जिद पे आपने नमाज रुकवा दी। मामला गया सेशन कोर्ट पे। सेशन कोर्ट ने एएसआई को इंस्ट्रक्ट किया कि भाई बताओ सर्वे करके वहां क्या है क्या नहीं। मेरा कहना सिर्फ इतना है, मान लिया वहां पे मंदिर था किसी जमाने में, मान लिया कि आज वहां नमाज पढ़ी जा रही है, पर आप कानून की कोई तो मर्यादा रखेंगे, आप कोई तो लक्ष्मण रेखा में बिलीव करेंगे कि विधायिका जब ये कह देती है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, और उसी विधायिका में लोग बैठे मॉब लिंचिंग जैसे बात करते हैं। पहले आपने मॉब लिंचिंग की बात की, 2002 के दंगे हुए, फिर आपने मॉब लिंचिंग की बात की, अखलाक हुआ, फिर आपने मॉब लिंचिंग की बात की, काउ प्रोटेक्शन फोर्स बनी, और गाय के नाम पे आपने लोगों को काटना मारना शुरू कर दिया। और अब उसी संसद में अपने ही सांसद को आप कहते हैं कि आप नॉर्थ और साउथ की डिवाइड कर रहे हैं, आप देश के 2 टुकड़े करना चाहते हैं।
ये किस तरीके का लोकतंत्र है और कौन से संविधान की शपथ लेकर ये संसद चल रही है? मेरा सवाल यहां खड़ा हो जाता है। और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बजाय ज्ञानवापी मुद्दे पर मूर्ति स्थापना को लेकर और बाकी चीजों को लेकर इस पे क्यों सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया? या तो आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म कर दीजिए, आप अध्यादेश ले आइए, कहिए आज से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं चलेगा। और ज्ञानवापी क्या, हमारे पास तो पूरी लिस्ट है 3000 मस्जिदों की, हम सब में मंदिर बनाएंगे। पर क्या इसमें हकीकत है? अगर आप एएसआई की रिपोर्ट पढ़ें अयोध्या मामले में, मेरे पास तो कॉपी है पूरे ऑर्डर की, मुझे लगता है हमारे देश में लोग ऑर्डर पढ़ते नहीं है, भेड़ चाल में रहते हैं, जिसने जो कह दिया मान लिया। एएसआई की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 12वीं सदी का वो जो मॉन्यूमेंट है जो दबा हुआ है जमीन के नीचे, कोई नहीं कह सकता कि वो तोड़ा गया है, कोई नहीं कह सकता कि वहां मंदिर था। और जब 16वीं सदी में वहां मस्जिद बनाई गई तो कोई नहीं कह सकता कि जो सुपर स्ट्रक्चर बना है वो उसको तोड़ के बना है। वो हो सकता है सत्तर जमीन हो, मिट्टी आ गई हो। 400 साल में बिल्डिंग का क्या हाल होता है आप जानते हैं? 400 साल में तो बिल्डिंग नहीं रहती ना। और ये भी तय नहीं था कि वो मंदिर था। आप कितने मंदिरों के नीचे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री पाएंगे? आप कितने अनुष्ठानों के नीचे जैनियों के मंदिर पाएंगे? जिसका जो आता है, जिसका राजपाट होता है, वो अपनी चलाता है। कोई मंदिर तोड़ता है, कोई मस्जिदें तोड़ता है, कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तोड़ता है। ये तो तालिबानी तरीके का काम हो गया। जब आपको याद हो, तालिबान अफगानिस्तान में जब ऑपरेट करती थी तो सबसे पहले उन्होंने वहां की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और बुद्धा के स्टैचू को अटैक किया, बॉम्ब किया, क्योंकि वो आपकी 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 स्मृति से वो सब चीजें खत्म करना चाहते हैं जो एक पोलैरिटी की बात करती है, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, जो सर्वधर्म संभाव की बात करती है, जो ये बताती है कि आपसे पहले भी सिविलाइजेशन थी। तो हम हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन की हिस्ट्री बुक्स में बात करते हैं और हिंदू कुश को लेकर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में वहां पे वो लगा देते हैं बैन की, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। महाराजा रंजीत सिंह की जो घोड़े पे इन्होंने वहां लगाई फोटो, वहां पे उसकी पूरा स्टैचू बनाया, उसको डिस्क्रीट कर दिया आपने, इसलिए कि लाहौर में किसी को पता ना लगे महाराजा रंजीत सिंह एक सिख था और लाहौर पे राज करता था। और लाहौर पे राज नहीं करता था, उसका राजपाट अफगानिस्तान से लेके तिब्बत बॉर्डर तक था, चाइना तक था। आज जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो उसी की बदौलत है। वो तिब्बत संधि में महाराजा रंजीत सिंह के सेनापति जोरावर सिंह ने की थी उस समय के चीनियों के साथ। तो ये जो हिंदुस्तान का नक्शा है, इसको बनाने में बहुत लोगों का खून गया है, बहुत लोगों का पसीना गया है। उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें जैन भी थे और उसमें हिंदू भी थे। और ये जो हिंदुओं के नाम पे वोट का बंटवारा कर रहे हैं और देश में एक नया इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया है, या देश में एक नई इमरजेंसी कर दी है कि आप हमसे सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही हैं, ये वो हिंदू नहीं, ये कुछ और ही लोग हैं। ये बिजनेसमैन है, ये गुजरात से आए हैं, ये अंगणित जानते हैं, इनको पता है किसको कैसे मैनिपुलेट करना है, किसको नीचे दिखाना है। आर्टिकल 370 पे डिबेट की बजाय वहां पे अमित शाह खड़े होकर कहते हैं जाइए कोर्ट जाइए। भाई संसद क्यों बनाई है अगर सबको कोर्ट ही जाना है? हर मामले में आप कोर्ट जाइए। अच्छा, सवाल का जवाब पूछिए तो कहते हैं आपको क्वेश्चन आवर के बाद आपको जवाब आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। सवाल करने वाला भी सत्ता पक्ष, जवाब देने वाला भी सत्ता पक्ष। ऑपोजिशन के माइक बंद, ना वो कोर्ट जा सकते हैं, ना वो कचहरी जा सकते हैं, ना वो फरियाद लगा सकते हैं, ना वो पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। और अगर न्याय यात्रा निकालेंगे तो उन पे डंडे बरसाएंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है?